वेलकम सभी को फिर से एक और मैथमेटिक्स के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ओसवाल का, जो अभी इस साल आया है। ओके, तो आपको सैम्पल ये जो है लेटेस्ट है फॉर 2025 बोर्ड्स एग्ज़ाम क्लास 10, और ये स्टैंडर्ड है। ओके, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, और मैं स्टैंडर्ड ही करवाऊँगा, बेसिक्स मैं नहीं करवाऊँगा। तो स्टैंडर्ड, अगर आप स्टैंडर्ड दे रहे हैं मैथमेटिक्स, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बढ़िया होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और ये मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो होगा वो आपको बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। ठीक है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, जो कि सॉल्व्ड के से वे में कर रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम सॉल्व्ड वाले जितने भी हैं वो करेंगे। मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4 5 हैं, हम सब करेंगे धीरे धीरे हौले हौले। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, सेक्शन ए का। ओके, तो सेक्शन ए, तो देखो सेक्शन ए का मैं क्वेश्चन तो आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक देख सकते हो। मैं तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, अगर हम स्टार्ट करने लायक हैं तो, मतलब टाइम अगर हो चुका है तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि if two positive integers a and b are written as a equals to x cubed y square and b equals to x y cubed, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a comma b is। मतलब a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ए को लिखा जाता है कुछ ऐसे, लिखा जा सकता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी को एक्स वाई क्यूब्ड। अब हमें रिजल्ट निकालना है, जब हम इन दोनों के प्रोडक्ट को इन्हीं दो नंबर के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले लिखो, ए का वैल्यू कितना गिवन है, एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना गिवन है, एक्स वाई क्यूब्ड, है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इन दोनों का एलसीएम से डिवाइड करो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं सबसे पहले, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, है ना। और ए का वैल्यू हमें पता है एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब्ड, है ना, बी का वैल्यू। अब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा वाई टू द पावर 5। क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम। अच्छा रुको, देखो एलसीएम निकालने का टेक्निक क्या था, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखो, हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे थोड़ा मैं साइड में लेके जाता हूँ। हम एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है एक्स इंटू वाई क्यूब। ओके, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारा टेक्निक क्या था, एलसीएम निकालने के लिए टेक्निक क्या था, एलसीएम मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट सबको याद रखना है कि लीस्ट से मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉजिटिव, या फिर हाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। मतलब यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, या फिर ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर्स हैं,
उनका हाईएस्ट पावर आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की बात करते हैं तो x का हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? x का हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, तो हम इसको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर एलसीएम ऑफ a कॉमा बी इक्वल्स टू, आपको एक्स क्यूब चूज़ करना है, मल्टीप्लाइड बाय, अब y में आपको देखना है कि कौन सा वाला y का वैल्यू उसमें पावर सबसे ज़्यादा है। तो y स्क्वायर है और y क्यूब है, तो क्यूब मतलब क्या, पावर ज़्यादा, तो आपको क्यूब को चूज़ करना है, तो एक्स क्यूब्ड वाई क्यूब्ड। क्लियर हुआ? ऐसे एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ बोल देता, अगर क्वेश्चन में एचसीएफ बोलता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स मतलब एक्स क्यूब्ड, और एक्स में से अब आपको इसको चुनोगे, आप एक्स को चुनोगे बिकॉज एक्स टू द पावर 1 क्या है, छोटा है, लीस्ट पावर है, लोएस्ट पावर है, तो एक्स को चुनोगे। और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में से आपको जो कम पावर है जो कि है एक्स क्यूब, उसको चूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई स्क्वायर होगा इसका एचसीएफ। लेकिन एलसीएम पूछा इसलिए हमें हाईएस्ट पावर को चूज़ करना पड़ा। क्लियर? अब इनको डिवाइड करो। नाउ रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? रिक्वायर्ड वैल्यू इनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का वैल्यू डिवाइडेड बाय जो एलसीएम का वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर 5 माइनस 3, मतलब एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 2, मतलब एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। और अगर आपने देखा है, नोटिस किया है, तो ये ऑप्शन बी है। ठीक है, आपके बुक में ये ऑप्शन बी होगा, आप टिक कर लेना इसको, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, यही निकालना था। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, मैं टाइम ले लेकर समझा कर मैं आगे बढ़ूँगा, इतना जल्दबाजी में करूँगा नहीं। ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है, मतलब डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एफ एक्स हैज़ हाउ मेनी जीरोस। तो डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, बुक में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका एक सा ही रफ डायग्राम को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग और किया नहीं, मतलब जो नंबरिंग होता है ना, पॉइंट वॉइंट मैंने किया नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सपोज ये जो लाइन है ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला लाइन। ठीक है, इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, अब अगर मैं पूछना चाहूँ कि भाई इस वाले, सॉरी इक्वेशन का नहीं, पॉलिनोमियल का, इस वाले पॉलिनोमियल का कितने ज़ीरोस हैं, तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालते थे नंबर ऑफ ज़ीरोस यूजिंग द ग्राफिकल मेथड? तो अगर आपको याद होगा कि ग्राफिकल मेथड में हम नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालते थे, हम देखते थे कि ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस को कितने जगहों पर कट किया, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, कट किया या फिर टच किया। तो देखो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को इस वाले लाइन ने कहाँ पर टच किया, कितने पॉइंट्स पर टच किया, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ओनली 1। ठीक है, और किस पॉइंट पे टच किया, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट है 3,0 और ये कोऑर्डिनेट है 0,4। ठीक है, तो इस वाले लाइन ने इसको एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस होगा सिर्फ और सिर्फ एक, बिकॉज कितने टाइम्स कट किया है, सिर्फ और सिर्फ एक बार कट किया है। और किस पॉइंट पे कट किया है, 3,0। अब इस कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 3। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 3 आता है, मतलब कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोस है उसमें से जो नंबर ऑफ ज़ीरो का जो वैल्यू है, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है उसका वैल्यू होगा 3। ओके, बिकॉज इसने इसको किस पॉइंट पर कट किया है, 3,0 पर कट किया, तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा 3। ठीक है, सपोज एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जिसका वैल्यू y के बराबर है। ओके, यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो होगा 3। ओके, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक बार कट किया तो एक ही ज़ीरो होगा, तो इसका आंसर होगा कि सिंस द पॉलिनोमियल हैज़ intersect
has intersect the x-axis at one point only, so number of zeros कितने होंगे, number of zeros equals to 1, और since the point of intersection is 3, 0, so the zero is 3. ठीक है, द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिख देता हूँ. सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. ठीक है, समझ में आ गया कि एक पॉइंट पे कट किया इसलिए नंबर ऑफ जीरो से 1, और जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें देखना पड़ता है. ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 3, तो उस ज़ीरो का वैल्यू होगा 3. ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ये है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन बी है. ओके, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन बी है. क्लियर, कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं. देन लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 3. द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर of linear equations are non-intersecting. Which of the following statements is true? तो क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है कुछ ऐसा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. कुछ ऐसा, ठीक है, आपको बताना है. तो यहाँ पर इक्वेशंस भी गिवन है लाइंस के, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस वाले लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब इन दो लाइंस जो हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो मुझे बताओ कि ये दोनों लाइंस कैसे लाइंस है. तुम बोलोगे भाई पैरेलल लाइन है, तो मुझे बताओ पैरेलल लाइन जब होता है तो एक कंडीशन होता है ना, एक कंडीशन होता है. क्या कंडीशन होता है कि a1 और a2 का रेशियो बराबर होता है b1 और b2 के रेशियो के साथ, लेकिन वो c1 और c2 के रेशियो के साथ बराबर नहीं होता है. और ये क्या होता है, दिस इज द कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, है ना. तो हमें क्वेश्चन में यही ऑप्शन ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है. बिकॉज पैरेलल लाइन में जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कुछ ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सा लाइन, ये जो लाइन है ये गिवन पैरेलल लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली पैरेलल है. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो आप देखो ऑप्शन बी जो है, सिंस द लाइन्स आर पैरेलल therefore a1 by a2, therefore a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. ठीक है, तो ये कौन से वाला ऑप्शन में है, ये भी बी ऑप्शन वाले है. ठीक है, ये भी बी ऑप्शन में ही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या, ये तो इजी था. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा, मतलब उसका डिफ़िकल्टी भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो आप बने रहिए मेरे साथ, और हम 38 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से. और ये वन शॉट वीडियो होगा, आई वुड ट्राई टू मेक इट ए वन शॉट वीडियो. इसको मैं पार्ट नहीं करूँगा. ठीक है, 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सॉल्व कर दूंगा पूरा. ओके,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमें बताना है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसके रूट्स के नेचर क्या है। तो मुझे बताओ कि हम रूट्स के नेचर कैसे निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट का मदद से। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। हियर डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या चाहिए, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोएफिशिएंट है 9, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -6, और सी है कांस्टेंट टर्म जो कि है -2। सो नाउ डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac मतलब -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो कि है 9, और सी क्या है -2। 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 कितना होता है 36 इंटू 2 होता है 72। ओके मतलब 108। ठीक है 108। अब गौर से अगर तुम गौर से देखो तो d का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। तो सिंस द वैल्यू ऑफ d इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल रूट्स तो होगा ही होगा और अलग अलग रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है ना। तो देयरफॉर द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, द 2 रूट्स होगा। ठीक है, 2 रूट्स होंगे तो तुम यहाँ पर 2 इंक्लूड कर लो। द 2 रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, उन दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन रियल नंबर होगा दोनों। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें पता ही था कि अगर d ग्रेटर देन 0 देन ऐसा होता है, अगर इक्वल्स टू 0 होता तो क्या होता, दोनों रूट्स इक्वल होते और रियल होते, और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता तो क्या होता, इमेजिनरी रूट्स होता। ओके, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन होता है, ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, आई होप नहीं है। तो अगर डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, 2 APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth terms is। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो 2 एपियाँ हैं। ठीक है, 2 AP हैं, तो मैं इसको AP1 मानता हूँ और इसको AP2 मानता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो बोला है कि दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है, तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस D हुआ तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो अब बोला है कि इस वाले पहले वाले AP का, ठीक है, फर्स्ट टर्म है -1, पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म है -1। तो एक काम करता हूँ, AP1 AP2 ना लिख कर मैं क्या लिखूँगा, देखो मैं लिखूँगा लेट द कॉमन डिफरेंस of both the APs be small d। ठीक है, दोनों ही AP, दोनों APs का ही जो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ऑब्वियसली, तो क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हमने D मान लिया। ठीक है, अब लिखो फॉर AP1 मतलब पहला वाला AP, या फिर आप लिख सकते हो फॉर फर्स्ट AP। जो फर्स्ट टर्म है मतलब A है, इसको मैं A1 मान लेता हूँ, क्या बोलते हो, अच्छा A मानता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो है -1। ठीक है, वो है -1। अब सेकेंड AP की बात करता हूँ, फॉर AP2। सेकेंड AP के लिए जो फर्स्ट टर्म को हमने A' मान लिया। ठीक है, बिकॉज दोनों का सेम होगा नहीं, फर्स्ट टर्म अलग अलग है, इसको हमने A' मान लिया। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है -8। क्लियर है।
नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। इस वाले ए पी का फोर्थ टर्म और इस वाले ए पी का फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है। तो पहले ए पी वन की बात करता हूँ। तो इस वाले ए पी का जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा, देयरफॉर ए फोर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। ए का वैल्यू है -1, तो -1 प्लस 3d। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब ए पी टू का फोर्थ टर्म निकालते हैं। सो देयरफॉर ए डैश फोर, बिकॉज ए डैश हमने माना है ना, बिकॉज दोनों का तो फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, इसलिए ए डैश फोर। तो क्या होगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, ए डैश प्लस 3d। 3d क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली भाई दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी ही रहेगा। ए डैश का वैल्यू कितना है, -8 प्लस 3d। क्लियर, डन, सुपर हो गया। ओके, अब इनको माइनस करो, डिफरेंस करो। ठीक है, ये तो बोला है ना डिफरेंस बिटवीन द देयर फोर्थ टर्म्स, तो इसका इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। कैसे, तो देखो, नाउ ए फोर माइनस ए डैश फोर कर लो। ए फोर का वैल्यू -1 प्लस 3d माइनस ब्रैकेट के अंदर ए डैश फोर का वैल्यू है -8 प्लस 3d। तो -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8, फिर माइनस प्लस में -3d। तो +3d और -3d कैंसिल, क्या रहा, -1 प्लस 8 मतलब क्या, +7। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन का, ये सी ऑप्शन हो गया। इतना अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन था, है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब अगर ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 6। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक्स एक्सिस, मतलब सपोज ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस इस इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो लाइन हमें मिला, लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा ये एक्स एक्सिस, मतलब m/n कितना होगा भाई साहब, बता सकते हो। आइए करते हैं, देखो ज़रा सोचो, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो, तो मैं सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, बिकॉज अच्छा लगता है नाम देने से, 2, -3, और यहाँ पर इसको पॉइंट बी दे दिया, ये है 5, 6। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दो भाई, ज्वाइन कर दिया। ओके, अब एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। देखो, तो सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्स एक्सिस होता है ना। ओके, तो इसको मैं थोड़ा बीच में नहीं लूँगा, बिकॉज नहीं तो मिड पॉइंट लगेगा। ओके, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अब गौर से थोड़ा सा दिमाग को दोहराओ, ठीक है, दोहराओ, ठीक है, कि भाई साहब एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट तो x, 0 के बराबर होता है, मतलब x, 0 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, बिकॉज हमने कोऑर्डिनेट जो मेरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज़ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट्स है, तो सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है 2, 0। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसा ही आता है कि एक्स का कुछ वैल्यू होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो इस केस में भी क्या ऐसा ही होगा, हाँ जी, इस केस में भी ऐसा ही होगा, बिकॉज ये पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस वाले पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा वो इसका फॉर्मेट x, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
let the point of intersection be x, 0। ठीक है, x, 0 क्यों? बिकॉज x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, उसमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। ओके, अब मान लेते हैं इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड किया है, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। ठीक है, तो लेट द पॉइंट इंटरसेक्ट, लेट द पॉइंट या फिर लेट द एक्स एक्सिस, let x axis divides the line segment joining the two points in the ratio k:1। ठीक है, मान लेते हैं कि x एक्सिस ने ये जो लाइन सेगमेंट है जो कैसे बना, दो पॉइंट्स के जोड़ने के बाद, ओके, ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इन द रेशियो k:1। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको k:1 रेशियो में कट किया एक्स एक्सिस ने इस वाले लाइन सेगमेंट को। अब सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास रेशियो भी है और हमारे पास ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है। ओके, अब देखो, नाउ x, 0 इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू k है और n का वैल्यू है 1, तो बिठा दो बस। तो k इंटू x2 क्या है, x2 है ये, ठीक है, इनमें से कौन सा x2 है, 5। ओके, तो x2 होगा 5 प्लस 1 इंटू x1 होगा यहाँ पर 2 और m प्लस n मतलब क्या, k प्लस 1, इसके बाद y2 है ना, m इंटू y2 है 6 और यहाँ पर y1 है -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भाई मैंने यहाँ पर x, 0 क्यों दिया, मैंने यहाँ पर इसको x, 0 क्यों दिया। ओके, अच्छा, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, सपोज इस पॉइंट का नाम है px, 0, तो यहाँ पर लिख दो भाई px, 0, ठीक है। तो ज़रा सोचो, हमने तो पहले ही मान लिया था कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 0, फिर हम उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फिर से सेक्शन फार्मूला की मदद से निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट और सेक्शन फार्मूला से निकाला हुआ कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होगा, बिकॉज दोनों तो सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। क्लियर हो रहा है क्या? देखो, हमने लेट किया था कि ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 0, ठीक है। अब हमारे पास एक ये ब्रह्मास्त्र क्या है कि सेक्शन फार्मूला की मदद से हम इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो आ चुका था, ठीक है। तो हमने इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, लेकिन हमें पता चला कि भाई साहब हमने तो पहले से ही इसका कोऑर्डिनेट निकाला हुआ है, मतलब इतना माना हुआ है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट है दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर है? बिकॉज दोनों तो पॉइंट P के ही कोऑर्डिनेट है, बस हमने इसको ऐसे लेट किया और दूसरा हमने सेक्शन फार्मूला की मदद से निकाला। क्लियर है? ओके, तो अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम करेंगे कंपेयरिंग द वाई एक्सिस ऑफ बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग वाई एक्सिस नहीं, वाई कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द साइड्स। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स के जो वाई कोऑर्डिनेट है हमने दोनों को कंपेयर किया। तो ज़रा सोचो कि यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बराबर होगा। क्यों बराबर है भाई? बिकॉज सेम ही तो पॉइंट है, दोनों तो सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसीलिए
यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा दोनों बराबर होगा, मीन्स 0 इक्वल्स टू दिस। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा, सो यहाँ पर आपको इम्प्लाइज देकर लिखना पड़ेगा 0 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6k, इसको मल्टीप्लाई करो तो -3/k+1। क्लियर। अब इम्प्लाइज देकर ये जो चीज़ है k+1 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। सो 6k - 3 = 0। अब यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/6, मतलब k का वैल्यू आ जाता है हाफ, k का वैल्यू आ जाता है हाफ। अब k का वैल्यू हाफ आया है, ठीक है, k का वैल्यू हाफ आया तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 1:2। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, अभी देखो, हैंस द रेशियो इज़ k:1। अब k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू मिला हमें 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1:2। क्लियर है। तो ये जो x एक्सिस है भाई साहब, ये जो x एक्सिस है, इसने इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में कट किया, 1:2 रेशियो में कट किया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, यह है ऑप्शन ए। क्लियर है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर मैंने समझा कर आपको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, और प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम हो ही सकता है भाई, इंसान हो, भगवान थोड़ी हो, प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। ओके, तो आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है, आई होप सो आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बोला है कि ए पॉइंट x, y इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट है जो कि ऑरिजिन से 5 यूनिट्स के दूरी पर है, ऑरिजिन से। ठीक है, अब ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब होंगे। तो सपोज़ ये हमारा ऐसा है, ठीक है, तो x, y है यहाँ से 5 यूनिट्स, x, y है यहाँ से 5 यूनिट्स दूर। ठीक है, 5 यूनिट्स मतलब सपोज़ ऐसे इस वाले पॉइंट पर, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट बोला है ना, तो यहाँ पर है, सपोज़ यहाँ पर है, सपोज़ ये हमारा वो पॉइंट है x, y जो कि ऑरिजिन से 5 यूनिट्स दूर है। ओके, अच्छा, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। तो ज़रा सोचो भाई, ऐसे तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। कोई 5 यूनिट दूर है, कोई 1 यूनिट है, कोई 7, कोई 100, कोई 200, कोई 1000। तो ऐसे में तो इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे ना, तो गिन नहीं सकते। किसी का मर्ज़ी हुआ कि किसी एक पॉइंट का मर्ज़ी है कि वो 1 यूनिट दूर है, कोई 2 यूनिट, कोई 1000 यूनिट, कोई 1,00,000 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इसमें कोई कैलकुलेशन कोई बात था नहीं, बस समझना था कि ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो इजीली हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन ट्राइंगल ABC, अच्छा ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक ट्राइंगल है और ऐसा, ओके, आई होप इट इज़ द, हाँ ऐसा डायग्राम है, ABC, ये D और ये E। इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू AB, DE के साथ AB पैरेलल है। इफ़ AB इक्वल्स टू A, AB का वैल्यू है A, एंड BE इक्वल्स टू B,
इसका वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है यह है b, एंड देन EC इक्वल्स टू C। EC मतलब यहाँ से यहाँ तक, EC मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक C है, तो EC का वैल्यू है C। नाउ देन एक्सप्रेस, ओ अच्छा, देन x कौन है भाई, ओ DE का वैल्यू भी गिवन है, सॉरी देखा नहीं, DE का वैल्यू है x, ठीक है, DE का वैल्यू है x, देन x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ABC इज, अब आपको x का जो वैल्यू है उसका आपको ABC के टर्म में लिखना है, मतलब उसके वैल्यू में A भी होगा, B भी होगा और C भी होगा, किसी ना किसी तरह होगा, तीनों के तीनों। तो कैसे करेंगे बताओ कैसे करेंगे, सिमिलैरिटी से करेंगे या फिर BPT से करेंगे बताओ। तो BPT से तो होगा नहीं, बिकॉज BPT से तुमको इस वाले साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो मिलेगा, तुमको यहाँ का रेशियो तो नहीं मिलेगा इस वाले साइड का, तो तुमको सिमिलैरिटी ही लगाना पड़ेगा। कैसे देखो, बहुत सिंपल है, हम इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ओके, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल और दिख रहे हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा आपको, दोनों ही ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। सो लिखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEC, इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या सिमिलर है, सॉरी क्या क्या इक्वल है देखते हैं। देखो गौर से, इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल C आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ABC में भी ये वाला एंगल आ रहा है, मतलब दोनों ही केसेस में एंगल C क्या है, कॉमन है, तो एंगल C इज कॉमन, ये तो हो गया। अब क्या लिखूँ भाई, अब गौर से देखो, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल है, ठीक है, तो अगर हम इसको एज ए ट्रांसवर्सल प्रूफ करें, सॉरी ट्रांसवर्सल एज ए ट्रीट करें इसको, ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEC, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, और आपको लिख देना पड़ेगा कि गिवन में क्या है, गिवन में भाई साहब ये है कि DE के साथ सिमिलर है, सॉरी क्या सिमिलर, पैरेलल है AB, ओके। सो हो गया ना, एंगल, तो एंगल दो एंगल से हो जाता है अपना काम सिमिलर में, तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन या फिर क्राइटेरिया तो प्लूरल हो जाएगा, क्राइटेरियन, वी कैन से ट्राइंगल ABC। अब सिमिलर जब देते हो तो थोड़ा सा संभाल के देना पड़ता है, नहीं तो रेशियो नहीं मिलेगा, ओके। तो A के साथ कौन बराबर है, A के साथ कोई बराबर नहीं है तो इसको छोड़ो। B के साथ कौन बराबर है, इस वाले B के साथ ये वाला एंगल E बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, तो B के जगह पर अब इस वाले साइड में आपको लिखना पड़ेगा E, ठीक है। एंगल C के साथ कौन बराबर है भाई, एंगल C तो कॉमन है, मतलब यहाँ का भी एंगल C और यहाँ का भी, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल का भी एंगल C बराबर, तो यहाँ पर भी C के साथ C होगा, तो यहाँ पर बचा क्या D, तो यहाँ पर D बिठा दो, ठीक है। सो देयरफॉर बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब रेशियो लिखो, AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय EC इक्वल्स टू AC बाय DC। अब देखो इन जितने भी रेशियो मिले हैं अभी तक, उनमें से कौन से दो रेशियो हमें ज़रूरत पड़ेगा, AB बाई D ज़रूरत पड़ेगा क्या, AB का वैल्यू पता है, D का वैल्यू, हाँ ये तो ज़रूरत पड़ेगा। AC और DC का ज़रूरत है क्या, नहीं, AC और DC का वैल्यू पता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। BC और DC का ज़रूरत है क्या, हाँ BC है ये वाला और EC है ये वाला, हाँ ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इम्प्लाइज देकर लिखेंगे, इम्प्लाइज देकर लिखो भाई साहब, इम्प्लाइज देकर लिखो AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EC, ओके। अब AB का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन कितना है, A है, तो A लिख दो यहाँ पर, बाय DE का वैल्यू कितना है, DE का वैल्यू है X,
क्लियर है। डी ई का वैल्यू है x। इसके बाद बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? हम बी सी को लिख सकते हैं बी ई प्लस ई सी। क्लियर है। तो इसके लिख दो भाई बी ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी का वैल्यू कितना है? ई सी का वैल्यू है सी। नाउ ए बाई एक्स इक्वल्स टू बी ई का वैल्यू कितना है? बी ई का वैल्यू है बी प्लस ई सी का वैल्यू है सी डिवाइडेड बाय सी। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ ए सी बाई बी प्लस सी। कैसे ए सी हुआ? इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, इसको हमने नीचे लाया, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिला। तो x का वैल्यू हो गया ए सी बाई बी प्लस सी। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कितना है? ये ऑप्शन नंबर बी है। ओके, 9 नंबर को करते हैं। आइए 9 नंबर को सॉल्व किया जाए। 9 नंबर, इफ़ ओ इज़ सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू, डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना डायग्राम इतना है ऐसा, और यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से इनको जॉइन कर दिया एक कॉर्ड, फिर यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ये पी ओ क्यू एंड दिस इज आर। क्वेश्चन क्या है भाई? इफ ओ इज सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री with the tangent PR at the point of contact P, then an angle subtended by the chord at the center is। ये chord भाई साहब अपना है, ये टेंजेंट PR है, इस chord ने टेंजेंट के साथ एंगल बनाया है 50 डिग्री। तो ये हमें क्या निकालना है? तो हमें बताना है कि ये जो chord PQ है ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब एंगल POQ कितना होगा। क्लियर हुआ? सो ये एंगल जो है भाई साहब, ये जो एंगल है ना ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये 50 डिग्री है। हमें एंगल POQ निकालना है। ओके, POQ निकालना है। तो देखिए कैसे होता है, इसको एंजॉय करिए। ठीक है, तो देखो इन सर्कल, अच्छा तो एंगल PRQ जो है वो 50 डिग्री है। अब गौर से देखो, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पता है। मतलब कि ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से इतना एंगल क्या है? 50 डिग्री है, इसमें से इतना एंगल 50 डिग्री है, तो बाकी का कितना होगा? बाकी का क्या होगा? 90 माइनस 50 कर दो तो 40 हो गया। क्लियर? तो ये वाला एंगल हो गया 40, दिस एंगल इज़ 40। ठीक है, अब हमें पता है कि PO इक्वल्स टू OQ, कैसे? रेडियस। तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने से क्या हो गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ये 40 तो ये भी 40, दोनों 40, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40 प्लस 40 मतलब 100। बस आंसर आ गया। क्लियर? तो अब लिखो, सिंस OP परपेंडिकुलर टू PR implies एंगल OPR इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। रीज़न क्या है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये आपको वो वाला थ्योरम लिख लेना है, मैं लिखा नहीं, ठीक है, टाइम लगेगा इसलिए। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
सो ये हुआ, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो देयरफॉर हम अभी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल पी, सॉरी पी नहीं, एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, एंगल ओ पी क्यू होगा एंगल ओ पी आर से माइनस कर दो पी आर क्यू, मतलब 90 से माइनस कर दो 50 मीन्स 40 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 40। और हमें पता ही भाई कि ये और ये साइड इक्वल है, तो अब लिखो सिंस ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू रेडियाई implies एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 40, दोनों ही 40 हो चुके हैं, तो ये भी 40, ठीक है। तो अभी इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 से माइनस कर दो 40 प्लस 40, 180 माइनस 80 100, क्लियर, बस सिंपल, इसका हो गया 100 डिग्रीज। ऑप्शन कितना है, ये भी ऑप्शन बी है भाई, क्या है भाई, ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन बी आ रहे हैं, गजब है, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर, ओके। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं भी कर रहा हूँ और मेरा हो चुका है, ये हो गया, ये लो हो गया। तो अब देखो, अब करना क्या है, देखो करना ये है, तो डायग्राम हो चुका है, अब लेबलिंग करते हैं इसको, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू का वैल्यू जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर इज़ 15 सेंटीमीटर, क्यू आर है 15 सेंटीमीटर, इसके बाद आर एस इज़ 14 सेंटीमीटर, तो आर एस है 14 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी, एस पी का लेंथ निकालना है इस वाले साइड का, कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ कैसे, देखो तो जहाँ जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल ने टच मतलब इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पे एक अलग से नाम दे दो, जैसे कि इस वाले पॉइंट को नाम दे दो ए, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बस आपको नेम करना है, बस सिंपल सी बात है। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो उन टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब पी ए का लेंथ और पी डी का लेंथ बराबर होगा, सिमिलरली ए क्यू का लेंथ और ए क्यू बी का लेंथ सेम होगा, सिमिलरली बी आर का लेंथ और सी आर का लेंथ बराबर होगा, सिमिलरली डी एस और एस सी का लेंथ बराबर होगा। क्लियर है, तो मैं इसको थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, इसके साथ ये बराबर, इसके साथ ये बराबर, इसके साथ ये बराबर, इसके साथ ये बराबर, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, देखो
हम अभी पी ए को, ठीक है, पी ए मतलब इस वाले लेंथ को x मान लेंगे, तो ये भी x हो जाएगा। क्लियर? तो इसको x मान लो, ठीक है। इसको हमने x मान लिया तो ये और ये इक्वल है, तो ये भी x हो जाएगा। अब इस वाले साइड का टोटल लेंथ है 12, इसमें से इस वाले पार्ट का लेंथ है x, तो बाकी का लेंथ क्या होगा? 12 माइनस एक्स। क्लियर? तो इसका लेंथ होगा, ए क्यू का लेंथ होगा 12 माइनस एक्स। अब ए क्यू के साथ क्यू भी सेम, तो क्यू बी का भी लेंथ होगा 12 माइनस एक्स। अब गौर से देखो, इस वाले साइड का टोटल लेंथ कितना है? 15 है। इसमें से इस वाले पार्ट का लेंथ है 12 माइनस एक्स, तो बाकी पार्ट का लेंथ कितना होगा? 15 माइनस 12 माइनस एक्स, ब्रैकेट में होगा, तो माइनस करोगे तो 15 माइनस 12 प्लस एक्स, मतलब 3 प्लस एक्स। क्लियर? तो इस वाले पार्ट का लेंथ होगा 3 प्लस एक्स। अब ये और ये बराबर है, तो ये भी 3 प्लस एक्स। अब सिमिलरली इस वाले साइड का पूरा लेंथ है 14, और इसमें से इस वाले पार्ट का लेंथ है 3 प्लस एक्स, तो इस वाले पार्ट का कितना होगा? 14 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एक्स। सो 14 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एक्स, मतलब 14 माइनस 3 माइनस एक्स, मतलब 11 माइनस एक्स। तो इस वाले पार्ट का लेंथ हो गया 11 माइनस एक्स। अब इसके साथ ये वाला इक्वल, तो 11 माइनस एक्स। ओके, अब अगर मैं पी एस का लेंथ देखूँ तो क्या होगा? पी एस का लेंथ क्या होगा? पी एस का लेंथ में क्या लिख सकता हूँ? पी एस के लेंथ को मैं लिख सकता हूँ पी डी का लेंथ प्लस डी एस का लेंथ। पी डी का लेंथ कितना है? एक्स, और डी एस का लेंथ कितना है? 11 माइनस एक्स। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल, क्या रह गया? 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना है, और अगर 1 से ज़्यादा मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आ जाए तो आपको रीज़न दिखाना है। तो मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना है कि पी ए के साथ पी डी इक्वल है ए क्यू के साथ बी क्यू इक्वल है, बी आर के साथ सी आर इक्वल है, और डी एस के साथ एस सी इक्वल है। रीज़न क्या है? कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका रीज़न क्या है? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये है थ्योरम। इसके बाद आपको लिखना है लेट पी ए इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू एक्स। देन आपको लिखना पड़ेगा देन ए क्यू विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर, और ए क्यू के साथ कौन बराबर है? क्यू बी। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा देन, अच्छा, अगेन बी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर बी आर का वैल्यू आ जाएगा 15 में से 12 माइनस एक्स हटा दिया, मतलब 3 प्लस एक्स सेंटीमीटर। और बी आर का वैल्यू किसके साथ बराबर है? सी आर के साथ। ऑल्सो एस सी का वैल्यू क्या होगा? फिर एस सी का वैल्यू होगा 14 में से 3 प्लस एक्स को हटा दो, मतलब 11 माइनस एक्स सेंटीमीटर। 11 माइनस एक्स सेंटीमीटर। और एस सी का वैल्यू किसके साथ बराबर है? एस सी का वैल्यू बराबर है डी एस के साथ। ओके, सो अब आपको लिखना पड़ेगा हेंस। अच्छा, उससे पहले आप लिख सकते हो कि गिवन में क्या क्या गिवन है। पी क्यू गिवन है, फिर क्यू आर गिवन है, एस आर गिवन है। ओके, पी क्यू क्यू और एस आर गिवन है। पी क्यू कितना था? पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर है 15 सेंटीमीटर, और एस आर 14 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, फिर आपको लिखना पड़ेगा हैंस, क्या था इसका? एस पी।
हैंस एस पी को आप लिख सकते हो पी डी प्लस डी एस, पी डी प्लस डी एस, पी डी का वैल्यू एक्स, डी एस का वैल्यू 11 माइनस एक्स, कैंसिल हो गया एक्स और एक्स, तो कितना रहेगा 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है डी। ओके, सो डी ऑप्शन इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं देन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी यू हैव टू फाइंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा गिवन है। वी नो, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, बहुत सिंपल है। वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे मिलेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हमारे पास तो साइन थीटा का वैल्यू है, तो बिठा दो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू, तो मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो इट विल बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाई बी होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट के अंदर। एलसीएम ले दो तो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना है। अब ये बी स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, इट विल बी √ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, बी स्क्वायर रूट से निकल जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर। और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। ओके, ऑप्शन सी। अच्छा, इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यार जगह बना लेता हूँ। ठीक है, जगह बना लेने से हम आसानी से यहाँ पर फिट कर सकते हैं इसको। इट विल बी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, जल्दी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन है। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लो तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाई कॉज ए। ओके, आप देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता था, अरे हाँ, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। कॉस स्क्वायर ए बाई कॉज ए, कैंसिल कर दो तो आंसर होएगा कॉज ए। तो ये है आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर। अगर वो एक शेडो कास्ट करता है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एलिवेशन आपको बताना है। ओके, समझ गया जी, समझ गया। तो ये सपोज वो पोल है, ठीक है। इस पोल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। तो इस पोल का जो हाइट है वो है 6 मीटर। ओके, और इसने जो शेडो क्रिएट किया है उसको मैं नाम दे देता हूँ बी सी, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2√3 मीटर। ओके,
हमें सन का एलिवेशन निकालना है, मतलब हमें यहाँ से एकदम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये जो एंगल होगा यही होगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। यही जो एंगल होगा ना यही होगा सन का एलिवेशन, ओके। तो हम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हम इसका निकाल सकते हैं। देखो तो हमें पता है कि जो पोल होगा वो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बना कर ही रहेगा ग्राउंड से, बिकॉज वर्टिकल पोल है, ओके। तो आपको पता ही है, तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है किसके रेस्पेक्ट पर, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स ए बी बाई बी सी। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या, टेन थीटा के बराबर होगा, है ना। अब ए बी का वैल्यू है 6 और इसका वैल्यू है 2√3 इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ से ये और ये कैंसिल, 3 रहेगा, तो फैक्ट रैशनलाइज किया तो 3√3/3 कैंसिल, सो इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू √3 आता है। अब टेन का कौन सा वैल्यू हमें √3 देता है, तो तुम बोलोगे भाई टेन 60 डिग्री √3 देता है। इसका मतलब इस थीटा के वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, comparing both sides we get, comparing both sides we get what, theta equals to 60 डिग्री, we get theta equals to 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, 60 डिग्री होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए है। तो बिना किसी देरी किए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो मान लेते हैं जो रेडियस है वो आर है, लेट द रेडियस बी आर यूनिट्स, ठीक है, बिकॉज कुछ यहाँ पर यूनिट का उल्लेख किया नहीं है तो हम इसको यूनिट से मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इज व्हाट, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज सर्कमफरेंस जो कि है 2πr और एरिया ऑफ ए सर्कल मीन्स πr², दे आर न्यूमेरिकली इक्वल, ओके। तो पाई और पाई कट गया, एक रेडियस से ये कट गया, तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाता है, रेडियस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, बस सिंपल आंसर, बस एक लाइन का आंसर, ठीक है, दिस इज़ द आंसर। तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, क्लियर हो गया, एक लाइन का आंसर था भाई, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहा, इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस इन लोकेलिटी, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज। मतलब एक बड़ा सा पार्क बनाना है, सर्कुलर पार्क, और इसका जो एरिया है ये 2 छोटे छोटे सर्कल्स के एरिया का जो सम होगा उसको करने के बाद उनके बराबर है, ठीक है। 2 छोटे छोटे सर्कुलर पार्क्स, ठीक है, जो 2 छोटे की बात हो नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो भी हो, 2 सर्कुलर पार्क्स के एरिया को मिलाकर प्लस करके सम करके उस वैल्यू के बराबर होगा इस वाले बड़े वाले सर्कुलर पार्क का क्या, एरिया, और फिर हमें इस बड़े वाले सर्कुलर पार्क का रेडियस भी निकालना है, ओके। बहुत सिंपल है, देखो मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कुलर पार्क बी आर सेंटीमीटर, सॉरी आर मीटर है, ठीक है, यूनिट मीटर तो आर मीटर होगा। अब फॉर फर्स्ट पार्क, सर्कुलर पार्क ने लिखा, सिर्फ फर्स्ट पार्क लिखा, डायामीटर d1 मान लेता हूँ, डायामीटर कितना गिवन है 16 मीटर, सॉरी, तो रेडियस क्या होगा r1 हो जाएगा 8 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा,
पाई R1 स्क्वायर पाई इंटू 8 स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखो भाई, 64 पाई मीटर स्क्वायर। क्लियर? 64 पाई मीटर, पाई को ऐसे रखो भाई, पाई को तोड़ने की गलती मत करो, ठीक है। नाउ फॉर द सेकंड पार्क, फॉर द सेकंड पार्क डायामीटर 2 मीन्स D2 कितना है भाई, 12 मीटर है। तो रेडियस कितना होना चाहिए, 6 मीटर। क्लियर? तो एरिया कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए पाई R2 स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 6 स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीन्स 36 पाई मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इन दो सर्कल्स का एरिया मिलाकर जो बनता है, जो वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू होगा उस बड़े से नए सर्कुलर पार्क का एरिया। ओके, तो अभी अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल्स टू 64 पाई लिख दो डायरेक्ट, प्लस 36 पाई लिख दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क का फॉर्मूला क्या होगा। हमारे पास रेडियस उसका पता है, हमने R माना था, तो क्या होगा, पाई R स्क्वायर। क्लियर? इक्वल्स टू प्लस करो तो 100 पाई मिलेगा, ठीक है। पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। मतलब ये जो नया सर्कुलर पार्क होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा 10, सॉरी रेडियस होगा वो होगा 10 मीटर, 10 मीटर। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, इसको 16 number question. There is a complete shaded square board of side 2A units circumscribing a shaded circle. Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the complete shaded region. मतलब एक सर्कल है बड़ा सा शेडेड, ठीक है, और उसको सर्कमस्क्राइब करके एक स्क्वायर है जिसका यूनिट है, साइड का यूनिट है 2A, ठीक है, 2A है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जयदेव इस सर्कुलर रीजियन मतलब शेडेड रीजियन के ऊपर एक डॉट को वो प्लॉट करेगा, या फिर डॉट को कह सकते हो, यू कैन से कि पॉइंट या फिर पुट करेगा, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लिखो फॉर स्क्वायर, डायग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर स्क्वायर हर एक साइड का वैल्यू कितना है, अच्छा ईच साइड का वैल्यू है 2 यूनिट्स, 2A यूनिट्स। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज वो डॉट किसके ऊपर देगा, एरिया के ऊपर देगा उस सर्कल का, या फिर स्क्वायर का भी कह सकते हो, पूरा रीजियन का, ठीक है। तो एरिया के ऊपर दे रहा है, तो इसे हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया था। एरिया होगा क्या, 2A होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो 4A स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ओके, अब सर्कल की बात करते हैं। फॉर सर्कल या फिर शेडेड रीजियन, सर्कुलर शेडेड रीजियन, इसका डायमीटर जो होगा वो 2A के बराबर होगा और रेडियस होगा A के बराबर। ऐसा क्यों, अगर तुम डायग्राम को देखोगे तो सपोज ये अपना स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक सर्कल को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा आई गेस, हो गया, ठीक है। तो इसको मैं शेड कर देता हूँ ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं मैंने एक शेडेड रीजन ड्रॉ किया है। ओके, डायग्राम आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको मैं समझाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसका साइड है 2A, 2A मतलब
ये पूरा लेंथ है 2a। अब गौर से देखो, ये पूरा लेंथ मतलब क्या है, पूरा डायमीटर जो है सर्कल का वो है 2a। ओके, तो डायमीटर 2a है तो रेडियस तो a होगा, हाफ। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ? फिर से दिखाता हूँ, देखो ये डायमीटर है, सपोज ये सेंटर है, तो ये पूरा 2a है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस मिल चुका है, तो एरिया निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ए है तो पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। क्लियर? नाउ हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास तो रीजन है इतना सारा, हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल रीजन क्या है। पॉसिबल रीजन हमें पूरा स्क्वायर का एरिया बताना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वो यहाँ भी डॉट दे सकता है, यहाँ भी डॉट दे सकता है, यहाँ भी डॉट या फिर पॉइंट दे सकता है, या फिर डॉट दे सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल ये है कि वो यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी, कहीं भी दे सकता है, मतलब पूरा स्क्वायर के एरिया के अंदर वो कहीं भी दे सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉसिबल रीजन। और फेवरेबल रीजन कौन सा है, मतलब कहाँ पर वो देना चाहेगा, कहाँ पर वो मुझे, मतलब कहाँ पर मुझे उसे देना होगा, वो फेवरेबल है। तो जो जहाँ उसको देना है होगा वो होगा सर्कल के एरिया। सर्कल के एरिया के अंदर जहाँ भी उसको देना, मतलब उसको देना पसंद हो वो दे सकता है। तो फेवरेबल है एरिया ऑफ द सर्कल, लेकिन वो दे कहाँ सकता है, वो एरिया ऑफ द स्क्वायर के ऊपर कहीं भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, एरिया के ऊपर भी दे सकता है, सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो फेवरेबल होगा ओनली एरिया ऑफ सर्कल और पॉसिबल होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी लिखो, प्रोबेबिलिटी होगा एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर बाय एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट, मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझने में गलती हुआ शायद मुझे। द प्रोबेबिलिटी दैट कीप्स complete shaded region. There is one complete shaded board of itna circumscribing. There is asked to keep a dot on the above said board. The complete shaded region. Completely shaded region. अच्छा, कॉम्प्लीटली शेडेड रीजियन बोला, मतलब इसको भी, इसका बात हो रहा है, इस वाले पार्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले रीजियन की बात हो रही है। ओके, तो इस वाले रीजियन का तो एरिया कुछ और होगा। ओके, इनका एरिया कुछ और होगा, मतलब बोला है कि पूरा एक स्क्वायर बोर्ड है। ठीक है, स्क्वायर बोर्ड है, और क्या बोला कि हाँ एक स्क्वायर बोर्ड है 2a यूनिट्स का, सर्कम शेडेड, एक ये इसको एक शेडेड सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड। जयदेव को बोला गया कि उस बोर्ड के ऊपर एक डॉट रखो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो अपना डॉट इस कॉम्प्लीट शेड रीजन में रखेगा, मतलब इस वाले शेड, इस वाले रीजन पे रखेगा, इस वाले जहाँ पर मैं डॉट्स दे रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, मुझे लगा कॉम्प्लीटली शेडेड रीजन बोला मतलब एरिया को मीन कर रहा है, नहीं एक सर्कल को मीन कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो लिखो एरिया ऑफ कॉम्प्लीट शेडेड रीजन। एरिया ऑफ कॉम्प्लीट शेडेड रीजन मतलब क्या कि स्क्वायर के एरिया से सर्कल के एरिया माइनस कर दो तो तुमको कौन सा एरिया मिल जाएगा, तुमको इस वाले पार्ट्स के एरिया मिल जाएगा, इस वाले रीजन के एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 4a स्क्वायर माइनस ये है पाई ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 4 माइनस पाई। ठीक है, इतना यूनिट स्क्वायर। डन। इसके बाद अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो तो अभी फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सॉरी फेवरेबल रीजन क्या होगा, फेवरेबल रीजन होगा ये वाला सिर्फ,
ठीक है, ये इस वाले रीजियन का एरिया होगा फेवरेबल रीजियन, तो ये होगा फेवरेबल रीजियन। और पॉसिबल रीजियन क्या है? पॉसिबल रीजियन है कि पूरा स्क्वायर बोर्ड, बिकॉज वो स्क्वायर बोर्ड के कहीं पे भी डॉट बिठा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन उसको डॉट बिठाना कहाँ पर है? फेवरेबल कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर, इन वाले एरियाज़ पर। ठीक है, तो ये हमारे फेवरेबल रीजन होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड रीजन, कंप्लीट शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर कट गया तो क्या रहा? 4 माइनस पाई बाई 4। सो दिस इज़ द आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा समझने में गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, गलतियाँ सबसे होती है। ये होगा बी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो लेंदी होता जा रहा है और क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ सॉल्व हो नहीं पा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सेक्शन ए तक करता हूँ आज। ठीक है, बिकॉज़ अगर 4 घंटे का ये वीडियो हो जाता है तब तो भाई बहुत ख़राब होगा ये। ओके, तो एक काम करता हूँ, सेक्शन वाइज वीडियो इसका अपलोड मैं करता हूँ। ठीक है, सेक्शन ए का एक वीडियो, सेक्शन बी का एक वीडियो, तो ये बेटर होगा। ठीक है, तो 17 नंबर करता हूँ। 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले लिख लो। (52 माइनस कितने कार्ड चले गए? हार्ट्स के 2 कार्ड और स्पेड्स के 4, मतलब 6, मतलब 46। तो अभी रिमेनिंग कितने कार्ड्स हैं? रिमेनिंग कार्ड्स 46 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 46 ही होगा। ठीक है, मतलब अभी जितने भी मुझे आउटकम्स मिलेंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 46 तरीके के आउटकम्स मिल सकते हैं मुझे। नाउ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड? तो मुझे बताओ ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड है भाई 13 के स्पेड्स और 13 क्लब्स के, ये दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं। इसमें से क्वेश्चन में गिवन है कि स्पेड का जो 4 कार्ड है, स्पेड्स में से 4 कार्ड को मतलब मिसिंग हो गया है, वो खो गया, तो अभी 13 में से तुमको माइनस कर देना पड़ेगा 4, मतलब 9। ओके, तो ब्लैक कार्ड्स कितने हुए? यहाँ पर क्लब्स के 13 और यहाँ पर स्पेड्स के 9, मतलब 22। ठीक है, 22। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 22। मुझे 22 ही क्या होगा? फेवरेबल आउटकम है, बिकॉज ब्लैक कार्ड्स बोला तो ब्लैक कार्ड्स है 22, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 46। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल सकते हो आराम से। सो टोटल, अच्छा आपको लिखो अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। जो कि होगा 13 प्लस 13 माइनस 4, मतलब 22। ठीक है, स्पेड्स के 13 थे, क्लब्स के 13 थे, इसमें से स्पेड्स के 4 चले गए तो माइनस कर दिया 4। ठीक है, क्लियर? ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी विल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब 22 और पॉसिबल आउटकम 46, 22/46 इज द आंसर। ठीक है, तो मुझे 46 तरीके के आउटकम्स में से 22 फेवरेबल आउटकम्स मुझे मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी हो गया कि मुझे प्रोबेबिलिटी मेरा है कि मुझे ब्लैक कार्ड मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 22/46 है, मीन्स 11/23 अगर हम और डिवाइड करें तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ।
हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, अच्छा खासा कॉलम। बस कॉलम कॉलम कॉलम, इतना बड़ा कॉलम की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके नाइस। तो ये है हाइट, ये है नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में एफ लिख के रखो, ठीक है। ओह वेट वेट वेट, यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है यहाँ पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 6, एक एक्स्ट्रा लगेगा। तो ओ रुको रुको, एक्स्ट्रा की ज़रूरत तो नहीं है, हाँ ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। देखो, तो जब भी क्वेश्चन में बिलो जैसा कुछ आ जाता है ना, याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बिलो समथिंग ऐसा कुछ वर्ड यूज़ होता है तो समझ जाना वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो सकता है या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, वो हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मीन करेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी को। याद रखना ये बात, ये फ्रीक्वेंसी को मीन नहीं करेगा, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में, आपको वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा बाद में, ठीक है। अब देखो बिलो 140, अब बिलो 140 कितना तक लेंगे? बिलो आपको अभी देखना है कि देखो क्वेश्चन में कि बिलो 140, बिलो 145, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ से बिलो 140 के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 135 से 140 के बीच में। फिर बिलो 145 का 145 में आपको लिखना पड़ेगा 140 से 145 तक, ऐसे। क्लियर? तो 135 से 140 ये हो गया बिलो 140, बिकॉज यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं हो रहा 140। इसके बाद बिलो 145, तो 140 से 145, यहाँ पर भी क्या है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसके बाद बिलो 150 मतलब 145 से 150, यहाँ पर भी 150 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए बिलो है। ऐसे करके बाकी के तुम कर सकते हो ऐसा आराम से। ठीक है, बिलो 165, तो ये 165 काउंट नहीं होता यहाँ पर, इसलिए बिलो 165, ठीक है, डन। नाउ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी गिवन 4 11 29 40 46 एंड 51, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? तो यहाँ पर 4 और ये 4 सेम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इससे आप इसको माइनस कर दो, इससे आप इसको माइनस कर दो, 11 माइनस 4 करो 7, फिर 29 माइनस 11 करो, कितना होता है? 17, सॉरी 18, क्या बोल रहा हूँ। 40 से 29 को माइनस कर दो, 21, 11 होगा, 11 होगा, ठीक है। इसके बाद इससे माइनस करो 6, इससे माइनस करो तो कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, कितना होगा? जल्दी बताओ। ऑब्वियसली 5 होगा, ओके। तो फ्रीक्वेंसी सब हो चुका है, फिर भी मिला लो। देखो 7 + 4 11 आ गया, फिर 18 + 11 29 आया, फिर 11 + 29 40 आया, ठीक है। फिर 6 + 40 46 आया, फिर 46 + 5 51 आया, डन, ओके। नाउ फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते थे? बताओ बताओ। मॉडल क्लास निकाल सबसे इजी था, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है? इसका, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 145 to 150 is highest, that is 18
सो द मॉडल क्लास इज 145 to 150, ठीक है। तो ये मॉडल क्लास होगा। अब बोला इसका अपर लिमिट कौन सा, अपर लिमिट होता है ये, दिस इज अपर लिमिट। सो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर अपर लिमिट इक्वल्स टू 150, दिस इज द आंसर। और 150 मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, assertion रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में है assertion स्टेटमेंट ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप is the sum of the curved surface area of the hemisphere and the curved surface area of the cone। तो क्वेश्चन में गिवन है ऐसा करके एक फिगर गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है। इसका नाम दिया गया है टॉप, आई डोंट नो किस सेंस से इसका नाम टॉप दिया गया, ठीक है, जो भी हो। अरे यार, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया। तो अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हम कैसे निकालते थे, अगर हम वॉल्यूम सरफेस एरिया करेंगे तो हम हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो हमें पूरे टॉप का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है, देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सही बात है। तो असर्शन तो भाई ट्रू है, assertion is true। नाउ रीज़न क्या बोलता है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस एरियाज ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कोन टुगेदर। हाँ, ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही बात है। बिकॉज अगर मैं इसको देखो तो ये हेमिस्फेयर है, इसका प्लेन सरफेस है ये, है ना, और कोन है ये, इसका प्लेन सरफेस है ये। तो इसके इस प्लेन सरफेस को और हेमिस्फेयर के इस प्लेन सरफेस को आपस में जोड़ा गया, जोड़ के तो हमें क्या मिल गया, हमें ये वाला मिला, ये वाला टॉप मिला हमें, ऐसा करके मिला कि नहीं, बताओ। ट्रू है, तो रीज़न भी ट्रू है। लेकिन क्या रीज़न और असर्शन, क्या रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? क्या आपको लगता है कि ये इसको करेक्टली मीन कर रहा है? मुझे तो ऐसा लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन क्योंकि बुक में आंसर गिवन है कि यस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कैसे है मुझे बताओ। अच्छा, समझ में आ गया कि इसका प्लेन सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का प्लेन सरफेस एरिया जोड़ने से ये मुझे टॉप मिला, ठीक है। और एक असर्शन में रीज़न है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द नथिंग बट द कोन एंड द हेमिस्फेयर। ओके, नाइस। तो इसके जोड़ने से इसका टोटल सरफेस एरिया का कुछ लिंक है क्या? हाँ, हो सकता है लिंक है। कैसे? बिकॉज ये जोड़ा है तभी तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस और इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस करने के बाद हमें इस टॉप का सरफेस एरिया मिल जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो मे बी इट इज़ ट्रू, या तो मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ इसको लेकर, ठीक है। इसका आंसर ए हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 19 का आंसर ए होगा, ठीक है। मे बी मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वेल कोई बात नहीं। तो 20 नंबर देखते हैं। Assertion -5, -5/2, 0, 5/2 is in arithmetic progression. Reason: the terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational number. तो चेकआउट करते हैं। -5, -5/2, 0, 5/2। कॉमन डिफरेंस देखते हैं सेम है कि नहीं। -5/2 -5 मतलब क्या? -5/2 + 5, -5/2 + 10/2, 5/2, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, इन दो टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं। तो 0 -5/2 मतलब 5/2। अब इसका भी देखते हैं, 5/2 - 0, ये भी 5/2। सब टर्म्स के, सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये तो ट्रू है कि ये असर्शन इज ट्रू, इट इज़ इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रीज़न कहता है द टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैनॉट हैव
कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ये तो गलत है, बिकॉज AP में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, सपोज -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। ठीक है, -2 -3 ऐसे करके आया, फिर ऐसे 2 आया, 3, ये भी एक AP है। ठीक है, तो रीज़न इज़ रॉन्ग बट असर्शन इज़ ट्रू, तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न फॉल्स है। ओके, एंड हेंस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। सेक्शन A ख़त्म हो चुका है। आई नो बहुत टाइम मैंने लिया है, आई डोंट नो कि MCQ में इतना टाइम मैंने कैसे लिया, बट समझा कर करना इज़ बेटर देन डायरेक्ट कूदना। ओके, इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस। इसलिए मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन B को कंप्लीट कर पाएंगे 1 शॉट में। ठीक है, लेंदी वीडियो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेंदी होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंदी होता ही है वैसे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।